Hello students, today we are discussing next chapter, chapter 13th nuclei. So इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है AMU. AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट. यूनिट क्या होते हैं जिससे विद रिस्पेक्ट में हम बाकी एटम्स का मास डिफाइन करते हैं. सो AMU इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम. कार्बन एटम का आपने कौन सा आइसोटोप लेना है? कार्बन 12 तो हम इसको बाद में बोलने लगे. पहले हमने क्या किया, कार्बन का एक एटम लिया, उसका 1/12 पार्ट लिया, उसको बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट. फिर पूरे कार्बन का निकालोगे तो वो ऑब्वियसली इसका 12 ही आएगा. तो वहाँ से हमने कार्बन को जो हमने एटम लिया था उसको कार्बन 12 बोला. सो व्हाट इज़ 1 मोल? 1 मोल आपको पता ही है क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जितना भी किसी एटम का मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो. तो 1 मोल आ जाएगा 12 ग्राम. और 1 मोल फर्दर इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. तो एक एटम का क्या आ जाएगा? 12/6.023 इंटू 10⁻23. इसको सॉल्व करके आपके पास 1 AMUT मतलब एक एटम के मास की वैल्यू आ रही है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. This is the mass of one proton. Clear? Now next definition is electron volt. Electron volt is the energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. एक इलेक्ट्रॉन को 8 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाने पर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी गेन की उसको आप क्या बोल दोगे? 1 वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा? Q इंटू V से. Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 वोल्ट की वैल्यू 1 वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. क्लियर? Now next is relationship between AMU and mega electron volt. मतलब आपने मास एनर्जी रिलेशन निकालना है. AMU इज़ द यूनिट ऑफ मास एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट फॉर एनर्जी. सो बाय आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपके पास E होता है MC स्क्वायर. M की वैल्यू कितनी आएगी? हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. E की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो E विल बी इक्वल टू MC स्क्वायर से क्या आ जाएगा? 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल. नाउ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. मेगा के लिए आपने क्या करना है? 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये सॉल्व करवा के आ जाएगा -19 + 6 -13. अब यहाँ आपने क्या करना है कि ये जो जूल है इसकी वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर दो. तो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन आ जाएगा. जूल की वैल्यू क्या आएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमने ऊपर पुट कर दी. फिर हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा और इसको सॉल्व करवा के आपके पास E आ रही है 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर साइज. न्यूक्लियर साइज में हमने मतलब उससे रेडियस वगैरह एस्टिमेट देने. तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के. मास नंबर A. Let R be the radius, V be the volume. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. वैल्यू पुट कर दो 4/3 पाई r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा A की. r³ आ जाएगा 3/4 पाई इंटू A. r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to the power 1/3. प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे कॉन्स्टेंट आएगा R0. R0 इज़ द एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. नाउ न्यूक्लियर डेंसिटी. न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द मास
न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। जैसे हम नॉर्मल डेंसिटी डिफाइन करते हैं वैसे ही न्यूक्लियर डेंसिटी करनी है, बट यहाँ मास किसका आएगा, न्यूक्लियस था, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, न्यूक्लियस था। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की जगह आर नॉट ए रेस टू द पावर 1/3 फर्दर क्यूब हो जाएगा। सोल्व करके क्या आएगा, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, डेंसिटी क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ME अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। नाउ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसके लिए सेवरल हाइपोथेसिस दी गई। पहले जो फर्स्ट हाइपोथेसिस आई थी वो आई थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और ये रॉन्ग थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियर मैटर है उसमें हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मानने थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना, तो न्यूक्लियर मैटर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आइडिया आया कहाँ से था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं बाय द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन बीटा डीके। तो वो ये सोचा जाने लगा कि बीटा डीके में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बट इट वॉज also found that the atomic mass spectrum data of different elements, that the masses of different atoms were nearly whole number multiple of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जो बाकियों का मास स्पेक्ट्रम आया वो उसी के मल्टीपल में मिला। दस जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ, हमने क्या लेना है, 8 यूनिट का मल्टीपल लेना है। तो अगर जेड एटॉमिक नंबर है, मास नंबर ए है, तो जेड नंबर ऑफ, तो उसमें क्या आएंगे, प्रोटॉन। जेड इज़ मेड अप ऑफ ए प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ही लेना है, कोई हाफ 1.5 ऐसे नहीं लेनी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और पूरे पूरे ही प्रोटॉन्स लेने हैं। सो ए प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम को न्यूट्रल करने के लिए हमें जेड मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं around the nucleus in circular orbit according to this hypothesis, but this hypothesis was rejected in the view of the following problems. First problem क्या आई थी कि according to de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle, अगर इलेक्ट्रॉन inside the nucleus डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए 20 to 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उनकी एनर्जी थी 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन मीन्स एग्जिस्ट नहीं करते इन द न्यूक्लियस। सेकेंड क्या आई थी कि ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियाई रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एंगुलर स्पिन पर जो आ रही थी वैल्यू वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सेटिस्फाई हो रही थी, ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। सो ये भी डिसाइड कर दिया गया। एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स वो भी स्मॉलर आई than the magnetic moments of electrons, or few electrons inside and few electrons outside the nucleus show that the nature of electrons in the atomic structure which is different to visualize. इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो आधे अंदर आधे बाहर, इस वजह से भी इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया। देन फिर क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। चैडविक वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उसने बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, कैरिंग नो चार्ज, और जिसका मास जो है वो इक्वल टू है, रफली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। पार्टिकल डिस्कवर हुआ था चैडविक से इन द ईयर 1932। चैडविक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम बेरिलियम को बम्बार्ड करते हैं विद अल्फ़ा पार्टिकल तो न्यूट्रल रेडिएशंस एमिट होती हैं। न्यूट्रल रेडिएशंस एमिट होती हैं
which could knock out protons from light nuclei such as helium, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये न्यूट्रल रेडिएशंस क्यों आई? अगर हम ये सोचें कि वो प्रोटॉन्स की वजह से आई, नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। और फर्दर जो हम प्रिंसिपल लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसने भी क्या शो किया कि वो प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, फोटॉन्स भी नहीं हो सकते। प्रोटॉन्स ड्यू टू द चार्ज नहीं हो सकते, फोटोन कि उसमें हमने जब एनर्जी और मोमेंटम लगाया तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फोटोन पे तो कोई, फोटोन का मास कितना होता है, रेस्ट मास 0, तो मोमेंटम भी कितना आना चाहिए, m/v से, नेग्लिजिबल। तो ये भी उसने सेटिस्फाई नहीं किया। सो चैडविक ने सॉल्व की प्रॉब्लम को बाय एज्यूमिंग दैट द न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अननोन न्यूट्रल पार्टिकल, जिसने उसको बोल दिया न्यूक्लियॉन्स, जिसको उसने फर्स्ट टाइम क्या बोला, न्यूक्लियॉन्स। फर्दर चैडविक ने बताया कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो रफली इक्वल टू है मास ऑफ प्रोटॉन के। अब जो फ्री प्रोटॉन है वो स्टेबल होता है, बट फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन की जो मेन लाइफ होती है वो होती है 1000 सेकेंड। न्यूट्रॉन जो होता है वो स्टेबल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस बट नॉट आउटसाइड द न्यूक्लियस। बाहर आने के बाद वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। फ्री न्यूट्रॉन बिल्कुल कम टाइम के लिए स्टेबल रहता है, वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो चैडविक ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था, बेरिलियम देन पोलोनियम से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्राई किए थी। फिर जो न्यूट्रॉन की रेडिएशंस एमिट हुई थी उसको पैराफिन वैक्स में से पास करवा के हमने डिटेक्टिंग चैम्बर में प्रोटॉन्स को डिटेक्ट किया था। फिर एम्पलीफायर तो जस्ट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमें ईजिली ऑब्जर्व हो जाए, इसलिए यूज़ किया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था चैडविक ने, यहाँ से ही न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। नाउ व्हाट इज़ आइसोटोप? आइसोटोप आपको पता है, ये सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में मतलब 1H1, ड्यूटेरियम में 1H2, ट्रिटियम में 1H3। क्लोरीन के 2 हैं, एक 35 मास वाला और एक 37 मास वाला। आइसोटोप नेचुरल भी अटर होते हैं और हम इनको आर्टिफिशली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ आइसोबार? आइसोबार में उल्टा हो जाएगा, इसमें सेम मास होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार में मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों अगर, उनको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाइड्स। मास नंबर सेम, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएं तो उनको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाइड्स, मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन का रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हमने अभी बोला था कि न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इट इज़ अनस्टेबल। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 13 मिनट्स एंड जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 1000 सेकेंड। डिके ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होएगा? प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो उसकी स्पिन को कंजर्व करने के लिए निकलता है। इन हैवी न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन नंबर इज़ ग्रेटर देन प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन नंबर हैवी है मतलब उसका मास बढ़ाना है। मास दो चीज़ों से बढ़ता है, या तो प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। बट अगर हम प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे तो उनमें रिपल्शन होने के चांसेस हैं। सो सिर्फ वहाँ पर क्या बढ़ता है, न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते हैं बट नॉट protons. These have no charge, so they are not affected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल्स डेविएट होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स नहीं होते। अब इन पर कोई चार्ज नहीं है, सो इन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So they can penetrate in nucleus. So these are the best bullet for artificial transmutation. नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन स्पीड। इनको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, फास्ट एंड स्लो।
और ये दोनों ही कैपेबल हैं टू कॉज आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब किसी चीज़ को तोड़ने के लिए ये दोनों ही कैपेबल हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन दिखा रखी है फास्ट से और एक दिखा रखी है स्लो से। तो दोनों ने क्या करवाया, ऊपर वाले में डोल का डिसइंटीग्रेशन दिखा रहे थे और नीचे वाले ने लिथियम का। तो चाहे फास्ट इलेक्ट्रॉन हो चाहे स्लो इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों कैपेबल होते हैं डिसइंटीग्रेशन करवाने के।